नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संकल्प सफलता पर। मैं वंदना पांडे आज आपको हमारे सवालों के सेगमेंट में लेकर के आई हूँ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं वहाँ से उन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो थोड़ा सा लेट हो गया देने में, लेकिन मैं आपके सामने आपके सवालों के जवाब लेकर के आई हूँ। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, जिन्होंने पूछा है उनका नाम है, नाम नहीं उनका चैनल का नाम है शायद, IK हिंदी टारगेट। इन्होंने पूछा है कि छायावाद को छायावाद क्यों कहा जाता है। तो ये देखिए, इस पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को मैंने लिया है। एक तो पूछा जा सकता है कि छायावाद का नाम छायावाद क्यों पड़ा, दूसरा कि छायावाद से क्या अभिप्राय है, तीसरा छायावाद के नामकरण के पक्ष में बताएं। इस तरह से प्रश्न को घुमा घुमा कर पूछा जा सकता है, जबकि सबका आंसर एक ही होगा। तो साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हम इस श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में हमारा जो आज का प्रश्न है वो छायावाद के ऊपर आधारित है। तो अगले भी प्रश्न हम छायावाद के ऊपर ही लेने वाले हैं। तो छायावाद से क्या अभिप्राय है, हम पहले इस पर बात कर लेते हैं, यानी कि छायावाद का नाम छायावाद क्यों पड़ा। तो इसके लिए जो हमें थोड़ा सा परिभाषाओं का सहारा लेना पड़ेगा कि क्यों पड़ा। तो छायावाद के नामकरण में और उनकी परिभाषाओं के संबंध में बड़ा ही ऊहापोह है। शुक्ल जी ने इसका संबंध अंग्रेजी के फैंट समेटा से जोड़ा और नंदुलारे वाजपेयी ने इसका संबंध युगबोध से जोड़ते हुए इसे आध्यात्मिक छाया का भान कहा है। तो युगबोध से जोड़ते हुए इसे आध्यात्मिक छाया का भान जो नंदुलारे वाजपेयी जी ने कहा है, इसमें छाया शब्द का प्रयोग हुआ है और जो कि आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है और इसी कारण इसका नाम छायावाद भी कुछ विद्वान मानते हैं कि आध्यात्मिक छाया का प्रभाव होने से इसका नामकरण छायावाद रखा गया। लेकिन सर्वप्रथम बात आती है कि मुकुटधर पांडे ने इसे जो है कविता न मानकर उसकी छाया माना है। मुकुटधर पांडे ने ही छायावाद का नामकरण किया है। उन्होंने श्री शारदा पत्रिका में निकलने वाले अपने लेख में कहा है कि छायावाद यानी कि इन समय में, इन काल में जो रचनाएं रची गई उनको उन्होंने छायावाद के नाम से अभिहित किया और उन्होंने कविता न मान करके इसकी छाया माना है, इसलिए भी इसका नाम छायावाद पड़ा। फिर इसके बाद आती है बात कि छायावाद से क्या अभिप्राय है, तो इसका उत्तर भी यही होगा। तो अगर इसमें थोड़ा सा अगर आप और भी जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं कि सांकेतिक सूक्ष्म अभिव्यक्ति के कारण आज जो छायावाद है वो छायावाद पड़ा इसका नाम, और सांकेतिक सूक्ष्म अभिव्यक्ति के कारण ही इसका नाम सशक्त काव्यधारा के लिए प्रयुक्त होता है और जिसका कि समय जो है वो 18 से 20 वर्ष ही है। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है कि छायावाद के नामकरण के पक्ष में बताएं कि इसका जो नामकरण किया गया उसके पक्ष में क्या है। तो भाई देखिए, इसमें आपको परिभाषाओं का सहारा लेना पड़ेगा। आपको परिभाषाएं भी याद होनी चाहिए, किसी न किसी माध्यम से आप याद कर लें, लेकिन याद होनी चाहिए। तो छायावाद की परिभाषा में सबसे पहले हम लेंगे रामचंद्र शुक्ल जी को, जिन्होंने कहा कि छायावाद का शब्द का जो प्रयोग है वो दो अर्थों में समझना चाहिए। पहला रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या विशेष के व्यापक अर्थ में। तो इस तरह से इन्होंने परिभाषा दी है। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। इन्होंने कहा कि जब परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगे और आत्मा की छाया परमात्मा पर, तो यही छायावाद है। अब आप एक लाइन में इसको इस तरह से भी व्याख्यायित कर सकते हैं कि छायावाद का नाम छायावाद क्यों पड़ा। इसके पक्ष में अपने विचार रखिए। अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप रामकुमार वर्मा जी को ले लीजिए। इनकी परिभाषा को आप बता सकते हैं कि जब परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगे और आत्मा की छाया परमात्मा पर, तो यही छायावाद है। इसके बाद हम अगली परिभाषा ले लेते हैं नंदुलारे वाजपेयी जी की, जिन्होंने कहा कि छायावाद मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान है। अभी इसके पहले हम इसी क्वेश्चन में इनकी बात भी कर चुके हैं। फिर जयशंकर प्रसाद जी ने कहा कि कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश विदेश की सुंदरी के बाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगे, तब हिंदी में उसे छायावाद से अभिहित किया गया। उनका ये मानना है। तो इस तरह से इस प्रश्न के उत्तर में आपको परिभाषाओं का भी सहारा लेना पड़ेगा। मुख्यतया जो इसका अर्थ निकल रहा छायावाद का वो यही कि मुकुटधर पांडे जी ने इसे कविता न मानकर उसकी छाया माना है, नंदुलारे वाजपेयी जी ने आध्यात्मिक छाया का भान माना है। तो इस तरह से आप जो है अपने उत्तर को किस प्रकार से संबोधित करके देंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट कर दी गई हैं, तो अब आपके अपने विवेक के अनुसार आप उत्तर दे सकते हैं।
तो इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे ही उत्तर होते हैं और हमें किसी न किसी आलोचक का, किसी न किसी इतिहासकार का सहारा लेना पड़ता है कि उन्होंने ये कहा है, उनके आधार पर हम इसे ये कह सकते हैं। या तो अगर आपका विशेष अध्ययन है छायावाद पर, अगर आपने स्वयं ही उसकी कोई परिभाषा निकाल रखी तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको भी वहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। इसी के बाद एक शब्द यहाँ पर मैंने बोला कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि 2 अर्थों में समझना चाहिए छायावाद शब्द का प्रयोग। तो एक तो था रहस्यवाद और दूसरा काव्य शैली में विशेष या व्यापक के अर्थ में लेना चाहिए। तो अब बात होती है यहाँ पर रहस्यवाद की। तो अगला प्रश्न हम लेते हैं रहस्यवाद के, जो कि किसी ने पूछा नहीं था लेकिन मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगी। तो अगला प्रश्न हमारा है कि रहस्यवाद से क्या तात्पर्य है। अगला प्रश्न है रहस्यवाद से आप क्या समझते हैं, और इसी से संबंधित अगला प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि रहस्यवाद से क्या तात्पर्य है। अगला प्रश्न इसी से संबंधित कि आचार्य शुक्ल ने रहस्यवाद के कितने भेद बताए हैं। तो इस पर भी जब आप रहस्यवाद को डिफाइन कर रहे होंगे तो आप अगर शुक्ल जी का नाम लेते हैं तो वहाँ पर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शुक्ल जी ने रहस्यवाद के कितने भेद बताए हैं। तो इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए और याद होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं पहले उत्तर से कि रहस्यवाद से आप क्या समझते हैं। देखिए, रहस्यवाद जो है वो उदाहरण के रूप में अगर देखें तो कबीर ने जिसे साधन और साध्य दोनों रूपों में स्वीकार किया है, और वस्तुतः जो प्रेम का विशुद्ध और आधुनिक रूप है वो रहस्यवाद कहलाता है। अगर शुक्ल जी के अनुसार बात करें तो शुक्ल जी ने कहा कि चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा कि रहस्यवाद जीवात्मा की उस अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शांत और निश्चल संबंध जोड़ना चाहती है। यह संबंध इतना बढ़ जाता है कि दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो इस तरह से आप रहस्यवाद को डिफाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ अंत में आप चाहें तो और आसान शब्दों में भी कह सकते हैं कि रहस्यवाद जो है वो छायावाद की भांति नई भावधारा नहीं है, बल्कि वो उतनी ही प्राचीन है जितना प्राचीन भारतीय दर्शन है। इस लाइन को भी आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद इसी में प्रश्न में जो आपको दूसरा प्रश्न था कि रहस्यवाद से क्या तात्पर्य है, उसके उत्तर में भी यही चीज़ें आप बता सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी की परिभाषा को ले सकते हैं, रामकुमार वर्मा जी की परिभाषा को ले सकते हैं। फिर अगला प्रश्न बनता है कि शुक्ल जी ने रहस्यवाद के कितने भेद बताए हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। पहली चीज़ तो कि शुक्ल जी ने रहस्यवाद के 2 भेद बताए हैं। कौन कौन से? क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा। जैसे ही आप कहेंगे कि 2 भेद बताए हैं तो सामने बैठे आपके जो भी अनुभवी एग्जामिनर्स होंगे वो पूछेंगे कि भाई कौन कौन से भेद बताए हैं। तो आपका उत्तर होना चाहिए कि एक तो साधनात्मक रहस्यवाद और दूसरा भावात्मक रहस्यवाद। अब जैसे ही आप कहेंगे कि साधनात्मक रहस्यवाद और भावात्मक रहस्यवाद, तो यहाँ पर अगला प्रश्न बन जाता है कि भाई अगर आप साधनात्मक रहस्यवाद और भावात्मक रहस्यवाद के किसी जो है कवि के बारे में बता सकें तो और भी अच्छा होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो साधनात्मक रहस्यवाद का प्रयोग किया है उसके प्रयोगकर्ता हैं कबीर। कबीर के काव्य में जो रहस्यवाद मिलता है वो साधनात्मक है, और जो भावात्मक रहस्यवाद है उसमें मिलते हैं जायसी। जायसी के काव्य में भावात्मक रहस्यवाद का प्रयोग है। और इसी तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि हिंदी के रहस्यवादी कवियों में सामान्यतः कबीर, जायसी, प्रसाद जी, निराला जी, पंत जी और महादेवी वर्मा जी प्रमुख हैं। इस तरह से आप अपने कवियों के नाम भी बता सकते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पर रहस्यवाद में रचनाएं की हैं। फिर जो है एक प्रश्न यहाँ पर और बन जाता है कि भाई देखिए, अभी आपने कहा कि अद्वैतवाद यानी कि चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वो रहस्यवाद है। तो अद्वैतवाद से आपका क्या तात्पर्य है? प्रश्न यहाँ पर ये भी बन जाता है। तो अद्वैतवाद का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि जैसे 2 द्वैत जो हैं उनमें समानता ना रह जाए, दोनों एक दूसरे में मिल जाएं, अद्वैत हो जाएं, यानी कि उनके अंदर कोई द्वंद्व, कोई भी विरोधाभास नहीं रह जाए, वो अद्वैत कहलाता है। तो अद्वैतवादी मान्यता जो है वो रहस्यवाद यानी कि छायावाद में प्रमुख रूप से है। इसके साथ ही रहस्यवाद की विशेषताओं में दाम्पत्य प्रेम पद्धति, प्रेम में स्वेच्छा एवं पवित्रता, दैन्य एवं आत्मसमर्पण की भावना, प्रतीकात्मकता, मुक्तक गीति काव्य इत्यादि जो हैं इसमें आते हैं। तो इस तरह से आप अपने उत्तरों को वहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने जवाब को प्रस्तुत कर सकते हैं।
और इसी तरह से आपसे एक पंक्ति भी सुनने को कहा जा सकता है कि छायावाद से कोई पंक्ति आप सुनाइए जो कि आपने अच्छे से याद की हो। तो आप कुछ भी कोई भी पंक्ति अच्छे से तैयार कर सकते हैं, प्रसाद जी की, महादेवी जी की, निराला जी की, तो किसी की भी याद कर सकते हैं। अगर आपसे ये कहा जाता है तो आप कोई ना कोई पंक्ति वहाँ पर तैयार करके ज़रूर जाएं। अगर आप बार बार प्रसाद जी के ऊपर जोर देते हैं तो प्रसाद जी की पंक्ति आपसे सुनने को कहा जा सकता है, सुनाने को। महादेवी जी की बात करते हैं तो महादेवी जी की पंक्ति पे बात की जा सकती है। तो इस तरह से पंक्तियों को भी तैयार करके जाना होगा और इस तरह से अपने साक्षात्कार के लिए आपको तैयारी करनी होगी। तो यहाँ पर मैं अभी आपको एक चीज़ और बताने वाली हूँ कि जैसे 2-3 क्वेश्चंस मेरे पास और आए जिनका कि मैं निराकरण यानी कि उनके जो उत्तर हैं वो अगली वीडियो में ज़रूर दूंगी। तो अभी आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ऐसा कोई सवाल मन में आ रहा है कि वो इस साक्षात्कार में पूछा जा सकता है या किसी अनुभवी ने आपको बोला हो कि ये मुझसे पूछा गया था, तो उसका उत्तर अगर आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को ज़रूर लिखें और उसका उत्तर मैं देने का पूरा प्रयास करूँगी। तो इस तरह से आप अपने तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। साथ ही जिन मित्रों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हिंदी के ऑनलाइन बैच यानी कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो भी हमारे बैच से जुड़ सकते हैं और उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि 10 तारीख से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, कोर्स शुरू कर दिया जा चुका है और उसके लिए आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं और जाएंगी। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे से कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि उत्तर जो दिए गए उनसे आप कितना संतुष्ट हैं। साथ ही अगर आपके पास इससे बेहतर उत्तर हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। अंत में नमस्कार।